एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी शादी को काफी वक्त बीत गया था, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। अजी सुनो, क्या हमें कभी भी औलाद का सुख प्राप्त नहीं होगा? नहीं नहीं मीरा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ऊपर वाला हमारी फरियाद जरूर सुनेगा और एक दिन तुम माँ अवश्य बनोगी। फिर कुछ दिनों के बाद वह खुशी का पल आता है और मीरा माँ बन जाती है। अजी सुनिए, मुझे लगता है आप बाप बनने वाले हैं। ऐसे ही खुशी खुशी 9 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अजी सुनिए, मुझे लगता है वक्त आ गया है, आप जाकर दाई माँ को बुला लाइए। मोहन भागते हुए जाता है और दाई माँ को मीरा के बारे में बताता है। फिर दाई माँ मीरा को देखने उनके घर आती हैं। दाई माँ, जल्दी आइए, मुझसे और दर्द बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी से कुछ कीजिए, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। दाई माँ अपनी पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन मीरा की हालत और बिगड़ती जाती है। अरे मोहन, मीरा की हालत तो बहुत खराब होती जा रही है, मुझे नहीं लगता हम इसकी जान बचा पाएंगे। दाई माँ, ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा, कोई तो ऐसी जड़ी बूटी होगी जिससे मेरी पत्नी की जान बच सके। अब तो सिर्फ संजीवनी बूटी ही मीरा की जान बचा सकती है। कृपा करके बताएं, ये बूटी कहाँ मिलेगी? मैं पाताल से भी इस बूटी को खोद निकालूंगा। मैंने सुना है कि ये बूटी जंगल में ही कहीं है, लेकिन कोई इसका पता नहीं जानता। मैं जरूर इसे ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन मैं इस बूटी को पहचानूंगा कैसे? मैंने सुना है कि ये बूटी सोने की तरह चमकती है। ठीक है दाई माँ, आप मीरा का ख्याल रखिए, मैं अभी जाता हूँ। फिर मोहन घने जंगल में बूटी की तलाश में जुट जाता है। वह इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं कोई सोने की चमक दिखाई नहीं देती। हे ऊपर वाले, तेरे ही रहमो करम से हमें ये फल प्राप्त हुआ है, अब उसका जीवन भी तेरे ही हाथों में है। कृपा करके मुझे रास्ता दिखाएं कि मैं उस संजीवनी बूटी को कहाँ ढूंढूं। तभी जोर से बिजली कड़कती है और जमीन में गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे से चमकती हुई रोशनी निकलती है। अरे, ये क्या है? ये तो सोने की तरह चमक रहा है, लगता है यही संजीवनी बूटी है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर मोहन उस बूटी को लेकर दौड़ता हुआ अपने घर की ओर जाता है। फिर दाई माँ उस बूटी को पीसकर उसकी दवाई बनाती हैं और मीरा को देती हैं। कुछ ही देर में मीरा का दर्द ठीक हो जाता है और मीरा एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। अरे मोहन, बधाई हो, बधाई हो। लो, मीरा ने बहुत सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया है। दाई माँ, इसके बाल कितने सुंदर और चमकीले हैं, ये अवश्य ही ऊपर वाले का प्रसाद है। फिर मोहन और मीरा अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन सुनहरे बाल होने की वजह से पूरे गांव में लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, तुम्हें पता चला, मोहन की लड़की के बाल सुनहरे हैं। अरे भाई, मुझे तो लगता है उसके बाल सोने के हैं। मोहन तो माला माल हो गया। अरे भाई, तुम्हें पता चला, मोहन की लड़की के बाल सुनहरे हैं। अरे भाई, मुझे तो लगता है उसके बाल सोने के हैं। मोहन तो माला माल हो गया। तभी गांव वालों की ये बातें एक औरत सुनती है। वह बहुत लालची होती है। अरे, ये कैसे हो सकता है? भला किसी के बाल सोने के कैसे हो सकते हैं? मुझे आज ही पता लगाना पड़ेगा। फिर रात होने पर वह लालची औरत अंधेरे का फायदा उठाकर मोहन के घर में घुस जाती है। अरे, ये क्या? इसके बाल तो सच में सोने के लगते हैं। ये अवश्य ही जादुई बाल है। फिर वह लालची औरत बच्ची को उठाती है और अपने साथ लेकर गांव से दूर भाग जाती है। फिर सुबह होने पर, अजी सुनो, देखो हमारी रुपेंजल यहाँ नहीं है, कोई उसे ले गया। हाय, मेरी बिटिया को कौन उठाकर ले गया? भगवान, अब क्या होगा? मोहन दौड़ता हुआ कमरे में आता है। अरे, ये क्या? हमारी बेटी को कौन ले गया? चलो बाहर गांव में जाकर किसी से पूछते हैं।
अरे भाई साहब, क्या आपने मेरी बेटी को देखा? वह बहुत छोटी सी है, उसके सुनहरे बाल हैं। नहीं नहीं, मैंने तो किसी को भी बच्चा ले जाते हुए नहीं देखा। मेरी छोटी सी बच्ची न जाने किस हाल में होगी। दूसरी तरफ वह लालची औरत उस बच्ची को उठाकर गांव से दूर जंगल में बनी कुटिया में रहने लगती है। फिर इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं। रुपिंजल: माँ, हम इस जंगल में क्यों रहते हैं? यहाँ हमारे अलावा कोई और क्यों नहीं है? यहाँ तो मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं है। लालची औरत: नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे बाल सोने के हैं और बाहर दुनिया के लोग बहुत डरावने और लालची हैं। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो वह तुम्हारे सारे बालों को नोच लेंगे। इसी वजह से हम गांव से दूर इस जंगल में रहते हैं। रुपिंजल बहुत डर जाती है और कभी भी गांव की तरफ जाने की जिद नहीं करती। अच्छा, तुम मुझे अपने बाल तोड़ने दो ताकि मैं उन्हें बेचकर कुछ सामान खरीद सकूं। फिर वह लालची औरत रुपिंजल के कुछ बाल नोच लेती है। आह माँ, आराम से, आप जब मेरे बाल नोचती हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। फिर वह लालची औरत उन बालों को शहर में जाकर बेचती है और बदले में अपनी सुख सुविधाओं का सामान खरीद लेती है। कुछ वक्त तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर 12 साल बाद रुपिंजल अब बड़ी हो चुकी होती है। वह बहुत सुंदर होती है और डर के मारे कभी भी अपनी कुटिया से दूर नहीं जाती। फिर एक दिन: रुपिंजल सुनो, मैं 2 दिनों के लिए शहर जा रही हूँ, तुम इस कुटिया से बाहर मत निकलना। ठीक है माँ। फिर रात होने पर एक चोर जंगल में घूम रहा होता है। उसे एक कुटिया दिखाई देती है। अरे, इतने घने जंगल में ये कुटिया कैसी? चलो इसमें चल के देखता हूं, क्या पता कुछ कीमती सामान ही मिल जाए। अरे, ये चमकती चीज क्या है? वह उसे जोर जोर से खींचता है। आह आह, कौन है? तुम कौन हो? तुम मेरे बाल क्यों खींच रहे हो? माँ लोगों के बारे में ठीक कहती थी। अरे, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे बाल हैं। लेकिन ये तुम्हारे बाल इतने चमकीले क्यों हैं? क्या ये सोने के हैं? नहीं नहीं, किसी के बाल सोने के कैसे हो सकते हैं भला? मुझे लगता है ये वही लड़की है जिसका जिक्र अक्सर गांव वाले किया करते थे। इसके बाल अवश्य ही सोने के हैं। फिर वह रुपिंजल को उठाकर अपने साथ ले जाता है। बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे। चोर उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। देखो, मैंने तुम्हारे बारे में गांव वालों से सुना है। जब तुम छोटी थी तब तुम्हें एक औरत गांव से उठाकर अपने साथ ले गई थी। तुम जिसके साथ रह रही हो वह तुम्हारी असली मां नहीं है। वह सिर्फ तुम्हारे सोने के बालों का फायदा उठा रही है। इसी वजह से वह तुम्हें गांव की तरफ नहीं जाने देती। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ। तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, मुझे अपना हाथ दिखाओ, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। फिर वह अपने बालों को उसके हाथ पे रखती है और देखते ही देखते उसका जख्म ठीक हो जाता है। ये तुमने कैसे किया? ऐसे ही, मेरे बालों की शक्ति से। दूसरी तरफ वह लालची औरत रुपिंजल को कुटिया में ना पाकर गुस्सा हो जाती है और उसकी तलाश में निकल पड़ती है। कुछ दूर चलने पर उसे रुपिंजल उस लड़के के साथ दिखाई देती है। तभी वह तेजी से जाती है और अपने खंजर से उस लड़के पर पीछे से वार कर देती है। अरे मर गया रे! ये आपने क्या किया माँ? आपने इसे क्यों मारा? यह आपके बारे में सही कह रहा था। अच्छा, तो तुम्हें सच पता चल ही गया? हाँ, मुझे सब पता चल गया है। अब चलो मेरे साथ, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मुझे इसकी जान बचाने दो, नहीं तो ये मर जाएगा। ठीक है, जल्दी करो। फिर जैसे ही रुपिंजल अपने बाल उसके जख्म पर लगाने लगती है, वह लड़का उसके बाल काट देता है। अरे, तुमने ये क्यों किया? मैं इन बालों की शक्ति से तुम्हारी जान बचा सकती थी। इन्हीं बालों की वजह से सब लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन अब कोई ऐसा नहीं कर पाएगा और तुम भी एक आम लड़की की तरह रह पाओगी। इतना बोलकर वह लड़का मर जाता है। रुपिंजल के बालों की शक्ति भी खत्म हो जाती है। अरे मूर्ख लड़के, ये तूने क्या किया?
अब तो ये रुपेंजल मेरे किसी काम की नहीं रही। फिर उस लालची औरत को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रुपेंजल को वापस गांव उसके माँ बाप के पास पहुंचा देती है।